नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन विषय पर मैंने पहले भी कई लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाले हुए हैं। आज लोक प्रशासन की जो संगठन के सिद्धांत हैं उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है समन्वय का। उसी के ऊपर आज मेरा ये लेक्चर होगा, जिसमें कि मैं बताऊंगी कि समन्वय कहते किसे हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं और समन्वय के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आखिर समन्वय कहते किसको हैं। जैसा कि जो हेनरी फेयोल हैं, प्रशासनिक विचारक हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि समन्वय किसी संगठन की सभी क्रियाओं में समरसता स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। अर्थात कि ये जो समन्वय शब्द है, ये जो समन्वय संबंधित जो कार्य है, ये अलग से कार्य किया जाने वाला नहीं है, बल्कि जब हम कार्य करते हैं तो विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के मध्य जो उचित तालमेल बिठाते हैं उसे समन्वय कहा जाता है, जो कि संगठन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अगर संगठन में तालमेल की स्थापना नहीं है तो संगठन के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं किए जा सकते, और प्राप्त किए भी जाएंगे तो उसके लिए बहुत सारा अपव्यय होगा, समय अपव्यय होगा, मुद्रा का अपव्यय होगा, मैन पावर जो है, मानव शक्ति, मानव श्रम जो है, उसका अपव्यय होगा और लक्ष्य भी अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे। इसलिए ये जो समन्वय है ये बहुत ही अनिवार्य संगठन का सिद्धांत है। और न्यूमैन ने तो यहाँ तक कहा है कि समन्वय कोई पृथक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जो प्रशासन के सभी चरणों में रम गई है, और रम जाने के कारण ही संगठन के सभी कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो सकते हैं। अब समन्वय का एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहती हूँ कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, किसी बिल्डिंग का, भवन का निर्माण हो रहा है। उस भवन निर्माण में लेबर तो आ गई है, जिसको कि वहाँ पे जैसे मिस्त्री या लेबर जो भी है, सभी काम करने वाले लेबर तो आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर सीमेंट नहीं पहुँचा, बालू नहीं पहुँचा, और जो उन्हें औजार चाहिए खुदाई के लिए या चिनाई के लिए वो सब नहीं पहुँचे, तो काम अच्छी तरह से संपन्न नहीं किया जा सकता। भवन निर्माण या कोई भी कार्य जो है संपन्न नहीं किया जा सकता। इसके लिए कर्मचारियों के या लेबर के आने से पहले वहाँ पर जैसे बालू है, सीमेंट है, ईंट है, इन सबको पहुँचना अनिवार्य था। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि समन्वय किस तरह आवश्यक है। ये चरणबद्ध एक प्रक्रिया होती है जिसमें समय अपव्यय न हो, इसलिए विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के मध्य समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए। अब हम इसकी आवश्यकता की बात करें कि आखिर समन्वय की आवश्यकता क्यों है। तो समन्वय की आवश्यकता के बारे में सबसे पहला तो ये है कि संघर्ष एवं झगड़ों को दूर करता है। विभिन्न संगठनों में हमने अक्सर ये देखा होगा कि सब सोचते हैं कि ये काम कौन करेगा। अगर कार्य का बंटवारा नहीं किया गया है, कार्यों में तालमेल की स्थापना नहीं की गई है, तो सभी सोचते हैं कि ये काम कौन करेगा। कोई काम तो ऐसा होता है जो सभी करने लग जाते हैं, सभी चाहते हैं कि वो काम हम करें, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अछूते रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता जिसके लिए क्यों कार्य किया जा रहा है, और आपस में विरोध होता है कि मैं ही क्यों करूं। ये जो भावना होती है कि कोई भी जो कठिन काम होता है वो सभी सोचते हैं कि मैं ही क्यों करूं, और ये भी रहता है कि जब कार्य नहीं बांटा गया तो ये भी होता है कि हाँ वो कर लेगा। इस चक्कर में होता नहीं है काम। तो इसलिए सभी कुछ निर्धारित किया जाना चाहिए, तभी आपसी झगड़ों और विवादों को भी दूर किया जा सकेगा, उनके संघर्षों में कमी की जा सकेगी। दूसरी जो आवश्यकता की बात करते हैं कि आखिर समन्वय की आवश्यकता क्या है, दूसरी आवश्यकता हम बता सकते हैं लक्ष्य प्राप्ति। अगर हमें लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो समन्वय की स्थापना करनी होगी, अन्यथा बिखराव होगा, विभिन्न गतिविधियों के मध्य बिखराव होगा,
कार्य और लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसमें काफ़ी समस्याएं आएंगी। दूसरा बता सकते हैं हम कि समन्वय की आवश्यकता क्यों है कि बढ़ता हुआ विशेषीकरण। वर्तमान युग तकनीकी युग है और इस युग के अंतर्गत हर क्षेत्र के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है उस संबंधित कार्य के लिए, उस संबंधित कार्य में जो कि संगठन के द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। विशेषज्ञ जो होते हैं उन्हें उस कार्य की पूरी जानकारी होती है, उन्हें पता होता है कि किस कार्य को कैसे करेंगे तो हम सरलता से, कम व्यय से अधिकतम हम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ है उसे उस क्षेत्र का यदि कार्य सौंपा जाएगा तो वो एक तो अपनी लग्न पूर्वक पूरा कार्य करेगा, वो अपनी रुचि से कार्य करेगा। और जब रुचि से कोई इंसान कार्य करता है तो उस कार्य की गुणवत्ता अधिक होती है। और एक थोपा हुआ कार्य, जैसे मैं अकाउंट्स की हूँ और मुझे दे दिया गया सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक कार्य दे दिया गया, तो मेरा मन उसमें नहीं लगेगा क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ, मुझे टेक्निकल काम करने में इंटरेस्ट आएगा, मुझे सामान्य कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आज जो विशेषीकरण का युग है, तो जिस व्यक्ति में जो विशेष योग्यता हो उसके हिसाब से उसको कार्य सौंपा जाना चाहिए, जिससे कि उसकी जानकारी का, ज्ञान का लाभ भी उठाया जा सके और उसके ज्ञान से संगठन लाभान्वित हो सके। और जब संगठन लाभान्वित होगा तो उससे पूरा जो कर्मचारी वर्ग है वो भी लाभान्वित होगा। कुल मिलाकर के सभी जगह संतोष की लहर होगी उस संगठन में। अगली जो आवश्यकता मैं बता सकती हूँ वो है कि दोहराव और अतिराव को रोकना। अगर संगठन में पहले से ही सभी कुछ निर्धारित कर दिया जाए तो एक तो कार्यों का दोहराव नहीं होगा और दोहराव नहीं होने के कारण समय की बचत होगी, निर्धारित समय में लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा, उसमें कोई समस्याएं नहीं होंगी और कर्मचारी भी सभी संतुष्ट होंगे क्योंकि उनको उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य मिला हुआ है, इसलिए वो उस निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों को संपन्न भी करेंगे। और नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट बता सकते हैं कि साम्राज्य निर्माण की जो प्रवृत्ति होती है उस पर भी रोकथाम लगती है समन्वय के कारण। अब आप यहाँ प्रश्न उठा सकते हैं कि आखिर समन्वय में साम्राज्य निर्माण जैसी क्या बात है। हमने कई बार देखा है कि कुछ लोगों में प्रवृत्ति होती है कि संगठन में जो हूं वो मैं हूं, सारा श्रेय कार्य का मुझे मिलना चाहिए, संगठन में नाम हो तो मेरा हो, और वो ये चाहते हैं कि मेरे पीछे आगे पीछे ही सब घूमते रहे। तो ये होता है साम्राज्यवाद संगठन में। लेकिन जब समन्वय की हम स्थापना करते हैं तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और दक्षता के आधार पर कार्यों को संपन्न किया जाता है और उसके कारण किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं होता, बल्कि उस संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की अपनी एक अहम भूमिका होती है, एक अपना खुद का दायित्व होता है और उस कार्य के लिए श्रेय उस संबंधित व्यक्ति को मिलता है जो जिसने कि उस कार्य को किया है। तो ये संगठन के लिए बहुत ही अच्छा कार्य होता है जिसमें कि सभी कर्मचारियों को संतोष मिलता है। वो किसी से दबकर नहीं बल्कि अपनी खुद की पूरी इच्छा से, पूरी योग्यता और दक्षता से कार्य करता है, उससे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट होता है सहयोग की भावना का विकास। और ऐसी स्थिति में जबकि सबके मध्य कार्यों को विभाजित किया गया रहता है, विभिन्न कार्यों के मध्य समन्वय की स्थापना की गई रहती है, उचित तालमेल जब बिठाया जाता है तो कर्मचारियों में भी एक दूसरे के सहयोग की भावना भी होती है। वो अपना कार्य संपन्न करके अगर दूसरे साथी को कोई समस्याएं आती हैं तो उससे जितनी सहायता हो सकती है वो सहायता प्रदान करता है, जिससे कि उसका भी कार्य पूरा हो। तो इस तरह से आपस में एक मेल जोल की भावना विकसित होती है, एक दूसरे के सहयोग की भावना विकसित होती है, जो कि संगठन के लिए काफी श्रेयस्कर होती है। नेक्स्ट होता है कि कार्यकुशलता से तात्पर्य है कि जब संगठन में उचित तालमेल, उचित व्यवस्थाएं जब की जाएंगी तो संगठन में कार्यकुशलता स्वतः ही आ जाती है। अब समन्वय के अंतर्गत नेक्स्ट जो पॉइंट हम हेड उठाए रहे हैं बिंदु, वो है कि समन्वय के प्रकार या समन्वय को कैसे कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में।
इसमें पहला बिंदु है कि नियोजन द्वारा समन्वय स्थापित करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहला कार्य होता है प्लानिंग का, नियोजन का। संगठन को स्थापित करने से पहले नियोजन किया जाता है, योजना निर्माण की जाती है कि किसी कार्य को कब, कैसे, क्यों, किसके द्वारा किया जाएगा। तो जब योजना निर्मित की जाती है तो उसी समय ये निर्धारित कर दिया जाता है कि समन्वय का रूप क्या होगा, किस तरह से समन्वय संगठन में स्थापित किया जाएगा। तो पहला चरण हो गया कि नियोजन के द्वारा हम समन्वय की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा जो बिंदु बताया कि संगठन द्वारा समन्वय, जब संगठन की हम स्थापना करते हैं उसमें उच्च और अधीनस्थों के संबंध हम बताते हैं तो उसमें हम कार्यों का भी विभाजन कर देते हैं। और जब कार्य का विभाजन कर देते हैं तो सभी स्तर अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, अपने अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो इस तरह से संगठन द्वारा स्वतः संगठन की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट बिंदु आता है कि पद सोपान के द्वारा समन्वय। पद सोपान का यद्यपि मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगी इसमें यूट्यूब चैनल पे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, पद सोपान पदों की क्रमबद्ध श्रृंखला को कहते हैं। संगठन में उच्च और अधीनस्थ का जो सिद्धांत बनाया जाता है पद सोपान श्रृंखला के अंतर्गत ही होता है और ये त्रिशंकु आकार का होता है। तो कहते हैं जब पद सोपान की स्थापना की जाती है संगठन में तो उसमें भी समन्वय का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि उच्च अधिकारी के द्वारा किन कार्यों को संपन्न किया जाएगा और उसके अधीनस्थ होंगे वो किन कार्यों को संपन्न करेंगे और कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि पद सोपान भी एक माध्यम है जिसके द्वारा कि हम संगठन में समन्वय की स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सम्मेलन तथा संगोष्ठियों द्वारा समन्वय। समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होते हैं, संगोष्ठियां होती हैं जिसमें संगठन के विषय में विचार विमर्श होता है और उसके संगठन के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उसके बारे में चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं और ये देखा जाता है कि संगठन में क्या परिवर्तन ला करके हैं, हम कितना सुधार कर सकते हैं, कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संगठन में इनके द्वारा भी समन्वय की स्थापना की जाती है। अगला बिंदु आता है नियंत्रण द्वारा समन्वय। संगठन में जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं उन सब की प्रकृति अलग होती है, गुण अलग होते हैं, उनके कार्य करने का तरीका अलग होता है। तो इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो उच्च अधिकारी है वो अधीनस्थों को समय समय पर नियंत्रित करता है। वो कहता रहता है कि क्या कार्य आपको कब कैसे करना है, ये तो खैर निर्देशन के अंतर्गत आता है, लेकिन वो नियंत्रित करता है और ये देखता है कि जो काम एक कर्मचारी को सौंपा गया था वो किया गया है अथवा नहीं। तो ये नियंत्रण के माध्यम से भी समन्वय की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट होता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए बजट का निर्माण किया जाता है और उस बजट के अंतर्गत जितनी धनराशि स्वीकृत की जाती है उतनी ही धनराशि को व्यय करने के लिए एक संगठन सक्षम होता है। तो वित्त मंत्रालय भी जब किसी मद में धनराशि को सैंक्शन करता है, स्वीकृति प्रदान करता है, तो ये अवश्य देख लेते हैं कि कहीं इन कार्यों का दोहराव तो नहीं हो रहा है, अतिराव तो नहीं हो रहा है, धन का अपव्यय तो नहीं होगा, पहले कितनी धनराशि इनको प्रदान की गई थी, वो कितना कार्य किया गया था, क्या इनको और बढ़ी हुई राशि इन्होंने मांग की है तो क्या वो उचित है। इन सभी विचार विमर्श करके ही वो बजट को स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के द्वारा भी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट होता है कि निर्देशन द्वारा समन्वय। निर्देशन द्वारा समन्वय से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो उच्च अधिकारी होता है वो अपने अधीनस्थों को समय समय पर उनके कार्यों का निरीक्षण करता है और उन्हें निर्देशित करता है कि उन्हें उनके अधीनस्थ जो कार्य कर रहे हैं वो सही दिशा में उचित हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उन्हें कार्य करने के तरीके भी सिखाता है, उन्हें बताते भी हैं, उन्हें समझाते भी हैं कि उस किसी कार्य को किस तरह से संपन्न किया जाना है। तो ये ऐसे हम कई और बिंदु भी जोड़ सकते हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि समन्वय की आवश्यकता क्यों है, किस तरह से किया जाता है।
लेकिन अगला बिंदु जिस पे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वह है समन्वय की बाधाएं। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी कार्य के दोनों पहलू होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ लाभ के, कुछ हानि के। तो वैसे ही कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसमें कि समस्याएं ना हो। अगर समस्याएं ना हो तब तो राम राज्य है ही है। तो यहाँ पे जो समन्वय स्थापित किया जाता है संगठन में, उसमें भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में मैं यहाँ पे विचार व्यक्त करना चाहूंगी। जैसे पहला बताया है कि संगठन का विशाल आकार। संगठन का जब बहुत ज्यादा विशाल आकार होता है तब भी समन्वय की स्थापना करने में समस्याएं आती हैं, क्योंकि विभिन्न स्तरों के कार्यों का निरीक्षण करना होता है। ये देखना होता है कि उन सभी स्तरों के द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया है। दूसरा कहते हैं विशेषीकरण का युग है। विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता हासिल करना भी और उसे संगठन में लगाना भी एक मुश्किल सा कार्य होता है। कई बार अधिकता होती है इनकी, कई बार जो है विशेषज्ञ लोग मिल नहीं पाते हैं, जिसके कारण संगठन को हानि उठानी पड़ती है। और नेक्स्ट जो बताया है कि नेतृत्व के गुणों का अभाव, अर्थात जो नेतृत्व है वो भी कई उच्च अधिकारियों में काफी अधिक योग्यताएं होती हैं, उन्हें जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं जिनके कारण संगठन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही वो भोली भाली प्रवृत्ति के होते हैं, जिससे कि वो अपने अधीनस्थों को जोड़ नहीं पाते हैं, अपने अधीनस्थों को उचित दिशा निर्देशन नहीं दे पाते। इसलिए समस्याएं आती है संगठन में। और सबसे बड़ा जो समन्वय में बाधाएं आते हैं कई हम देखते हैं संगठन में, वो राजनीतिक स्तर की है। राजनीतिक स्तर के द्वारा समय समय पर अनुचित हस्तक्षेप भी किए जाते हैं, जो कि संगठन में सबसे बड़ी समस्या राजनीतिज्ञों के अनुचित हस्तक्षेप की होती है। अनुचित हस्तक्षेप के कारण संगठन को कार्य करने में काफी समस्याएं आती हैं, जिनका सामना संगठन को करना पड़ता है। तो ये आज मैंने आपको समन्वय के बारे में सभी बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।